गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं वह है बच्चों के अधिकार अर्थात बाल अधिकार। छात्रों, यह जो प्रकरण है, यह जो टॉपिक है वह डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के एजुकेशन 4 के अंतर्गत, जिसको कि हम सभी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास नाम के पेपर से जानते हैं, उसके अंतर्गत पहली यूनिट के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग बाल अधिकारों पर आज चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल अधिकारों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ विभिन्न जो देश हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हों या अन्य कोई भी देश हों, लगभग सभी देश अपने अपने देश में बाल अधिकारों के प्रति तमाम सारे प्रावधान लागू कर रहे हैं और बाल अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आज भी बाल अधिकारों के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने में कठिनाई आ रही है और निश्चित रूप से बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे कुछ मुद्दे मैं यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसको कि अपने आसपास आप देखते भी होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सभी अनुभव करते होंगे बच्चों के संबंध में, बच्चों के बाल अधिकारों के संबंध में। जैसे आप देखते हैं कि आप इंटर्नशिप में भी प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं प्रत्येक सेमेस्टर में, और वहाँ देखते हैं कि बच्चों के नामांकन के संबंध में कितनी सारी समस्याएं हैं। आज भी गवर्नमेंट के द्वारा इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद, अच्छे शिक्षक, ट्रेंड शिक्षक उपलब्ध कराने के बावजूद, मिड डे मील की व्यवस्था लागू होने के बावजूद, तमाम सारे संवैधानिक प्रावधान करने के बावजूद, राइट टू एजुकेशन 2009 लागू करने के बावजूद भी प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को सुलभ नहीं हो पा रही है। प्रत्येक बच्चे की पहुंच से अभी भी प्रारंभिक शिक्षा कहीं ना कहीं दूर है। एक मुद्दा तो यही बनता है। इसका अनुभव आप सभी अपने अपने इंटर्नशिप वाले प्राथमिक विद्यालयों में जाने पर अनुभव करते होंगे कि किसी जगह पे 10 विद्यार्थी आपको मिलेंगे, कहीं 20 मिलेंगे तो कहीं 50 मिलेंगे। इस तरह से अभी भी विद्यालयों में जो नामांकन की संख्या वाली समस्या है वो आज भी जस की तस बनी हुई है। दूसरा मुद्दा है कि आज भी हजारों की संख्या में बच्चों का अपहरण हो रहा है। मानव तस्करी के तहत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तहत तमाम सारे संख्याओं में बच्चों का अपहरण आज भी हो रहा है और इनका अपहरण करके ऐसे बच्चों को भिक्षा मांगने पर मजबूर किया जाता है, उनसे भिक्षावृत्ति कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आप तमाम सारे अपने आसपास के होटल पर, दुकानों पर आदि जगह छोटे बच्चों को अभी भी कार्य करते हुए देखते हैं, जबकि ये कानूनन अपराध के दायरे में आता है। फिर भी क्या ऐसे कारण हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आप ज़रूर इन पर सोचिएगा कि आज भी आपको चाय की दुकानों और होटलों पर काम करने वाले तमाम सारे बच्चे मिल जाएंगे, जो कि निश्चित रूप से उनके बाल अधिकारों का हनन करता है। इसके अतिरिक्त आज भी भारत जैसे इतने विशाल देश में लड़के एवं लड़कियों के प्रति जो दृष्टिकोण है लोगों का, उसमें अंतर दिखाई देता है। इतनी सारे जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी आज भी लड़कों के प्रति हमारे देश के नागरिकों में अत्यधिक रुचि रहती है, जबकि लड़कियों के प्रति, लड़कियों की शिक्षा दीक्षा को लेकर के ऐसे अभिभावक भी, ऐसे नागरिक भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति बड़े ही उदासीन दिखाई देते हैं। अभी भी अगर मैं मान भी लूँ कि प्राथमिक शिक्षा और इंटर तक की शिक्षा किसी तरह से अपनी लड़कियों को वो कराने के लिए तैयार रहते हैं, किंतु
उच्चतर शिक्षा में अभी भी लड़कियों की दशा उतनी अच्छी नहीं है लड़कों की तुलना में। ये जो समस्या है निश्चित, जो कि लड़कियों को शिक्षा से दूर कर रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे अभिभावकों द्वारा, हमारे घर परिवारों के द्वारा, लोगों के द्वारा लड़के एवं लड़कियों में अंतर करने का जो दृष्टिकोण है उसके कारण है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारी समस्याएं हैं जिनके कारण अभी भी बाल अधिकारों का हनन हो रहा है, बालकों की शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। वास्तव में बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं और उन्हीं के विकास पर देश का विकास भी संभव होता है। अतः बच्चों को संरक्षण एवं शिक्षा हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। अगर हम बाल अधिकारों की बात करते हैं तो बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बाल अधिकारों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त उसी से प्रेरणा लेकर के भारत सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई है, जिसमें बाल अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बाल अधिकारों की चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी प्रावधानों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिससे उनकी नागरिकता संबंधी समस्या आगे चलकर नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, अपना नाम, अपना पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति उनको अपना नाम परिवर्तन करने के लिए, अपनी नागरिकता परिवर्तन करने के लिए या अपने परिवार के द्वारा दिए गए नाम को परिवर्तन के लिए कोई भी संस्था, कोई भी सरकार उनको बाध्य नहीं कर सकती। ये बच्चों का अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित। इसके अतिरिक्त बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी जब तक अगर उनके माता पिता नहीं चाहेंगे तो ऐसे छोटे बालकों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार, अर्थात बच्चा कहीं गुम हो जाता है या माता पिता से किसी कारणवश अलग हो जाता है तो इस आधार पर हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि एकीकरण करने का, इस स्थिति में अपने माता पिता और परिवार से एकीकरण करने का पूरा अधिकार ऐसे बच्चों को दिया जाएगा। अधिकांशतः आप देखते हैं कि युद्ध आदि के समय जो शरणार्थी बच्चे होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं। ऐसे बालक सामान्य स्थिति में पुनः अपने देश में वापस जाकर के पुनः अपने परिवार से एकीकरण करने के लिए वो स्वतंत्र होंगे, ऐसा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बाल अधिकारों में कहा गया है। इसके अतिरिक्त बच्चे के अपहरण, उनके खरीद फरोख्त एवं व्यापार आदि को रोकने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र का ये निर्देश है कि प्रत्येक राष्ट्र सख्त से सख्त कानून बनाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। आप देखते हैं कि ऐसे माता पिता भी हैं जो नौकरी पेशा हैं या जो नौकरी के कारण घर से अधिकांश बाहर रहते हैं और ऐसे बच्चों का लालन पालन करने के लिए वह कोई नौकर चाकर या कोई आया आदि रखते हैं। तो किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उसके लालन पालन के लिए रखा गया हो या माता पिता स्वयं हों, तो ऐसे लोग बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। दुर्व्यवहार करने पर उनको उनके लिए दंडात्मक प्रावधान प्रत्येक राष्ट्र को
करके ऐसे बालकों को संरक्षण देना सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को नशीले पदार्थ के प्रयोग आदि से रोकना होगा। इसके लिए ऐसे बच्चों को जो इस तरह के मादक द्रव्य वाले चीज़ों को बनाने के कार्य होते हैं, ड्रग्स आदि के, बीड़ी सिगरेट, इस तरह के जो बनाने वाले कार्य होते हैं, इनमें बालकों को नहीं लगाया जाएगा और निश्चित रूप से नशीले पदार्थों जैसी चीज़ों से बालकों को दूर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित का ध्यान रखना पड़ेगा। गोद लेने के पश्चात भी जो भी संस्था, जिस भी संस्था से बच्चों को गोद लिया जा रहा है, उनका अनुश्रवण समय समय पर सरकार का या संस्था का द्वारा किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य जैसे विस्फोटक आदि जो पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित कार्यों में, या शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना होगा या इस हानि से उनको बचाना होगा। इसके अतिरिक्त लैंगिक शोषण से बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने अपने बाल अधिकारों में सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने के लिए निषेध किया गया है। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया था। छात्रों में इस बिंदु से, इस टॉपिक से 2 प्रश्न उठ सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो आप देख रहे हैं इसमें 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। यह इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को कब स्वीकार किया? तो आप इसमें देख रहे हैं कि 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बाल अधिकारों को भारत ने भी स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था। अब हम देख लेते हैं कि भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। भारत ने भी अपने यहाँ बाल अधिकारों का संरक्षण करते हुए कुछ प्रावधान बनाए हैं, बाल नीति घोषित की है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। जैसे बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व होगा। इसके अतिरिक्त दूसरी बात है, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करना पड़ेगा, समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाएगा जब तक कि वे अपना जीवन यापन स्वयं कर पाने में सक्षम नहीं हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत व्यवहारिक रूप में आप देखते हैं कि चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से नवजात शिशुओं की देखभाल और उनके पुष्टाहार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में प्रवेश लेने के उपरांत मिड डे मील के द्वारा भी उनके लिए पोषक आहार की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं है, राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त यानी किसी भी प्रकार से यह जो अधिकार है वो बच्चे की शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करता है। यानी यह राज्य का दायित्व होगा कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का कोई भी बालक अगर वह औपचारिक रूप से स्कूल में पढ़ने नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उसके लिए अनौपचारिक तरीके से किसी न किसी प्रकार से एन के एन प्रकार सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त जो राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को
किसी भी जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतिभा संपन्न जो बच्चे होते हैं उनका पता लगाना, उनके लिए समय समय पर एकीकृत परीक्षा आदि संपादित कराना, प्रतिभा खोज परीक्षा संपादित कराना, ये सब सरकार का दायित्व होगा, जिसके द्वारा ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको सहायता मिलेगी और ये सब दायित्व राज्य का होगा। राज्य को विशेष कार्यक्रम इसके लिए संचालित करने चाहिए, ऐसा इसके अंतर्गत घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसके अतिरिक्त राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। ऐसे कार्यों में बच्चों को किसी भी सूरत में संलग्न नहीं किया जा सकता। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए तमाम सारे को करिकुलर एक्टिविटी, तमाम सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालयों में नियमित रूप से आयोजित कराए जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था बालकों के लिए स्कूलों में की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा को ऐसे जीवन जीने के लिए तैयार करने वाली बनना पड़ेगा जिससे बच्चों में समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। यानी प्राथमिक स्तर पर ही इस तरह की चीज़ों को अगर हम शामिल करते हैं तो आगे चल कर के जो हमारा राष्ट्र इस तरह की तमाम सारी समस्याओं से जूझता है वह नहीं होगा। बच्चों को इस तरह की अच्छी आदतों में ढाल करके निश्चित रूप से उनके बाल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना भी संभव हो सकेगा। तो छात्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बाल अधिकारों के संबंध में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बाल अधिकार, इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बालकों के संरक्षण के लिए बाल नीति के विषय में चर्चा की। अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ अपनी ऑनलाइन कक्षा में पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी के स्वस्थ रहने की शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।